शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप एवरीथिंग इज ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज आपने नाम जरूर सुना होगा, एक नाम आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एमटीएम का। राइट, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ एमटीएम। तो एमटीएम क्या होता है, नॉन एमटीएम क्या होता है, राइट, इसके रिगार्डिंग ये सवाल है। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सवाल ये कर रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के पास एबीसी कॉरपोरेशन के दो एक्सपोजर्स हैं। नाम क्या रखा है बैंक का? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक। इनके पास एबीसी कॉरपोरेशन का दो एक्सपोजर है। कौन कौन सा एक्सपोजर है आइए देखते हैं। तो पहला एक्सपोजर है दोस्तों, पोजीशन 1 इज द बैंकिंग बुक। कितना का है जी? $10 मिलियन का लोन है और कूपन रेट दे रखा है 8% का। फिर पोजीशन 2 है इनका ट्रेडिंग बुक में। यहाँ भी बॉन्ड है दोस्तों, पहला वाला लोन था, अब ये बॉन्ड है। ट्रेडिंग बुक में जो है इनका पोजीशन बॉन्ड के फॉर्म में है, $10 मिलियन बॉन्ड है और सेम कूपन रेट है 8% का। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो एबीसी कॉर्पोरेशन है इसका जो क्रेडिट रेटिंग है ये डाउनग्रेड हुआ। पहले डबल ए था, अब सिंगल ए हो गया। राइट, अब इसको बोलते हैं डाउनग्रेडिंग। अब इस डाउनग्रेड के चलते क्या हुआ, जो क्रेडिट स्प्रेड है ये 150 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। बॉन्ड का मार्केट वैल्यू 6% गिर गया। और लास्ट में कह रहा है कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई। सवाल ये कर रहा है कि इस डाउनग्रेड का इमीडिएट इम्पैक्ट बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये जो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है, पहले डबल ए रेटिंग था, अब सिंगल ए हो गया, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट बैंक के पीएल एंड स्टेटमेंट पे क्या पड़ेगा, ये सवाल है। चलिए, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि नहीं $1.2 मिलियन का लॉस होगा दोनों पोजीशन में, टोटल है $2.4 मिलियन। बी कर रहा है कि नहीं $0.6 मिलियन का लॉस होगा केवल बॉन्ड पे। सी कर रहा है $1.2 मिलियन का लॉस होगा लोन पे। और डी कर रहा है कि कोई लॉस है ही नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्विकली बताइए चैट बॉक्स में, आपकी स्क्रीन पर चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप ये बताइए दोस्तों कि क्या क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हमेशा लोन पर इमीडिएट लॉस देता है। मान लीजिए कि हमारा क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, तो ये बताइए कि मान लीजिए क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, क्या इसका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है जी लोन पे? क्या ये लोन पे इमीडिएट आपको लॉस देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। डज इट काउंट इमीडिएट लॉस ऑन द लोन? प्लीज टाइप यस और नो। क्या लगता है दोस्तों आपको? यदि आपको लगता है कि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड से लोन पे तुरंत लॉस होता है तो यस लिख दीजिए, यदि लगता है नहीं तो नो लिख दीजिए। तो दोस्तों आइए पहले कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि मार्केट एमटीएम में है। राइट, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कौन सा पोजीशन, आपके सामने जो दो पोजीशन दिए गए हैं, लेट मी अगेन शो यू। राइट, आउट ऑफ दीज टू पोजीशन विच वन इज इन एमटीएम, पहले ये पता करना है। राइट, तो दोस्तों आप ये बताइए कि बैंकिंग बुक में एमटीएम होता है या नहीं होता। आपने बैंकिंग बुक के बारे में डिटेल में पढ़ा है हमने। राइट, ये बताइए कि बैंकिंग बुक में एमटीएम है या नॉट एमटीएम है। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, एमटीएम है तो लिख दीजिए एमटीएम, नॉट एमटीएम लिख दीजिए यदि आपको लगता है एमटीएम नहीं है तो दोस्तों सही सवाल, सही कंसेप्ट ये है कि दोस्तों बैंकिंग बुक जो है ना ये एमटीएम नहीं है, दिस इज नॉट एन एमटीएम, नॉट अ मार्क टू मार्केट। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि हम ट्रेडिंग बुक की बात कर लें तो ट्रेडिंग बुक क्या है आपका? डेली एमटीएम होता है, डेली मार्क टू मार्केट होता है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि दोस्तों क्रेडिट डाउनग्रेड जो होता है ना हमारा, जब भी क्रेडिट डाउनग्रेड होगा, समझिए इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पड़ता है? क्रेडिट डाउनग्रेड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों एमटीएम पोर्टफोलियो पर। राइट, जो भी हमारा एमटीएम पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, क्रेडिट डाउनग्रेड का तुरंत इंपैक्ट पड़ता है। देखिए आपके बुक में इस तरह के बस एक लाइन उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन देखना है क्वेश्चन के माध्यम से। तो याद रखिएगा क्रेडिट डाउनग्रेड का इमीडिएट इंपैक्ट किस पे पड़ता है? एमटीएम पोर्टफोलियो पे पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउनग्रेड से सिर्फ एमटीएम पोर्टफोलियो पर तुरंत लॉस आता है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि लोन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एमटीएम वाला तो क्लियर है। अब दोस्तों देखिए कंपनी डिफॉल्ट तो हुई नहीं है। क्या कंपनी डिफॉल्ट हुई है? एक बार मैं आपको वापस देखिए, कंपनी क्रेडिट डाउनग्रेड हुआ है, डिफॉल्ट तो लिखा ना, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड। कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई है दोस्तों, तो केवल क्या हुआ है? रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है। तो क्या बैंकिंग बुक लोन पर इमीडिएट अकाउंटिंग लॉस आएगा? कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई है,
तो क्या बैंकिंग बुक का जो लोन है, बैंकिंग बुक लोन पर इमीडिएट इमीडिएट अकाउंटिंग लॉस आएगा क्या? यस और नो में जवाब दीजिएगा। कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई है तो क्या बैंकिंग बुक में इमीडिएट लॉस दिखेगा क्या? यदि आपको लगता है दिखेगा तो यस लिख दीजिए, लगता है नहीं दिखेगा तो नो लिख दीजिए। तो दोस्तों करेक्ट लॉजिक है नो लॉस। क्यों नहीं लॉस? क्योंकि दोस्तों आप याद रखिएगा कि बैंकिंग बुक में जो कॉस्ट होती है ना, वो एमोर्टाइज कॉस्ट होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं होती। आप आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोर्टाइज कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, राइट? तो दोस्तों ये बातें समझ में आ गई कि लोन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन लोन बैंकिंग बुक में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि एमोर्टाइज होता है, कोई लॉस नहीं दिखेगा। अच्छा जरा बॉन्ड पे इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि देखिए बॉन्ड कहाँ पे है, तो बॉन्ड है हमारी ट्रेडिंग बुक में, लोन कहाँ पे है, लोन है हमारे बैंकिंग बुक में। अब चूंकि ट्रेडिंग बुक में है इसको एमटीएम करना पड़ता है, अभी बताया था। अब देखिए हो क्या रहा है कि क्रेडिट स्प्रेड हमारा वाइड हो रहा है 150 बेसिस पॉइंट से, राइट? तो अब क्रेडिट स्प्रेड वाइड होगा तो आपको पता ही है कि मार्केट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 6% गिर जाएगा। लिखा भी है बॉन्ड मार्केट वैल्यू फॉल बाय 6%। तो 6% फॉल कितने पे हो रहा है जी? $10 मिलियन पे हो रहा है, राइट? तो जरा कैलकुलेट कीजिए तो कितना वैल्यू आएगा। 6% का फॉल हो रहा है $10 मिलियन पे, राइट? तो जरा कैलकुलेट कीजिए, बताइए तो कितना लॉस होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, $10 मिलियन मतलब ये हुआ 1 करोड़ के आसपास, और इंटू 6%, यानी दोस्तों 0.6 मिलियन आप कह सकते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस पे इमीडिएट इंपैक्ट पड़ेगा वो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, $0.6 मिलियन का आपको लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, राइट? अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन दैट दे आर प्रोवाइडेड। तो ये कह रहा है कि $1.2 मिलियन। नहीं दोस्तों, बैंकिंग बुक का जो हमारा लोन है उस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एमोटाइज होता है वो, राइट? ज्यादा लॉस कहाँ पे आ रहा है, ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है? इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ट्रेडिंग बुक पे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि बैंकिंग बुक क्या होती है, ट्रेडिंग बुक क्या होती है, एमटीएम होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो जो भी हमारा पोर्टफोलियो में जो भी कंटेंट एमटीएम है उस पर क्रेडिट डाउनग्रेड का इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब आप इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि जो ट्रेडिंग बुक होता है वो डेली एमटीएम होता है, और यदि क्रेडिट क्रेडिट डाउनग्रेड होगा तो इमीडिएट लॉस होगा। इमीडिएट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट मतलब तुरंत लॉस। हाँ लेकिन जो हमारा बैंकिंग बुक है दोस्तों वो एमटीएम नहीं होता। अब चूंकि एमटीएम नहीं है तो डाउनग्रेड का इमीडिएट लॉस नहीं होगा। तो जो लॉस होगा वो हमारा 10 मिलियन का 6% होगा, यानी 0.6 लॉस होगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे आप कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट पोर्टफोलियो, क्रेडिट रेट डाउनग्रेड का इमीडिएट इंपैक्ट कहां पड़ता है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्रेडिट रिस्क पहचानना है आपको। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर क्रेडिट रिस्क मैनेजर को कंफ्यूज कर देता है, राइट? जो आपका कंसेप्ट है ना सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सवाल ये कर रहा है कि देखिए बैंक के पास परफेक्टली डाइवर्सिफाइड रिटेल लोन पोर्टफोलियो है, एक लार्ज स्केड्यूल बैंक है, और इनके पास परफेक्टली डाइवर्सिफाइड रिटेल लोन पोर्टफोलियो है, और इक्वली वेटेड है अक्रॉस ऑल द 28 स्टेट प्लस ऑल द 22 इंडस्ट्री सेक्टर प्लस ऑल द इनकम ब्रैकेट। मतलब ये जो पोर्टफोलियो है वो इक्वली वेट है। कितने बोरोवर है जी? इनके पास 1.2 मिलियन इंडिविजुअल बोरोवर है, और किसी भी सिंगल बोरोवर का जो एक्सपोजर है 0.0000001% से ज्यादा नहीं है, राइट? ऑडिट में ये पता चला कि जीरो कंसंट्रेशन रिस्क है, बिल्कुल परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है ना? ऑडिटर ने कंफर्म किया कि कोई कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, राइट? परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। फिर 2020 में लॉकडाउन आ गया, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्टेट वर्स परफॉर्म नहीं किया, मतलब जो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में वर्स्ट परफॉर्म्स किसी ने नहीं किया, और नेशनल जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया 7.3% से,
पोर्टफोलियो का डिफॉल्ट रेट जो है 1.2% से 3.8% बढ़ गया। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा, ये जो ऑब्जर्व इंक्रीज इन द डिफॉल्ट रेट है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये कौन सा रिस्क है, राइट। यानी जो आपका डिफॉल्ट रेट बढ़ा है 1.2 टू 3.8, आप इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? कंसंट्रेशन, अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, डेफिशिएंट, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड। चार ऑप्शन दिए हैं, चलिए बताइए दोस्तों, चैट में बताइए, क्या डाइवर्सिफिकेशन से सारा रिस्क खत्म हो जाता है? मान लीजिए कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, डज ऑल रिस्क फेड अवे? डाइवर्सिफिकेशन से मेरा सवाल ये है कि ऑल रिस्क फेड अवे, यस और नो में जवाब दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों यहाँ पे पहले समझते हैं कि पोर्टफोलियो ट्रूली डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ की पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ऑल स्टेट डाइवर्सिफाइड, स्टेट डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड, स्टेट डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड है, बोरोवर क्लासेस डाइवर्सिफाइड है, राइट। देखिए ना, की पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ, स्टेट डाइवर्सिफिकेशन है, राइट, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन है, केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बोरोवर का क्लासेस भी डाइवर्सिफाइड है, राइट, बोरोवर क्लासेस इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड। और एक और चीज लिखा है कि कंसंट्रेशन रिस्क जीरो है, कोई सिंगल बोरोवर इंपैक्ट नहीं हुआ है कोविड के कारण। तो दोस्तों यहाँ कोई गलती ही नहीं है डाइवर्सिफिकेशन में। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन की कोई गलती नहीं है। अब ये सवाल है मेरा कि अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो परफेक्टली डाइवर्सिफाइड है, तो क्या कंसंट्रेशन रिस्क फिर भी हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये सब चीज आपके बुक से लिया गया है, कुछ भी मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, बस क्या है कि कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा पोर्टफोलियो है, और ये पोर्टफोलियो ना परफेक्टली डाइवर्सिफाइड है, इट इज परफेक्टली डाइवर्सिफाइड। तो ये बताइएगा कि क्या कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है? कैन देयर बी पॉसिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क? यस और नो में जवाब दीजिए। तो दोस्तों सही जवाब है नहीं, राइट। यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क तो लिटरली जीरो है, पोर्टफोलियो परफेक्टली डाइवर्सिफाइड है, कंसंट्रेशन रिस्क होगा ही नहीं, लिटरली जीरो होगा। अब देखते हैं कि क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क था क्या। अब सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क था? अनसिस्टमेटिक रिस्क को ना आइडोसिंक्रेटिक भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको ये वर्ड मिल जाएगा तो समझे, ये दोनों एक ही चीज है। अनसिस्टमेटिक बोलिए या आप बोलिए उसको आइडोसिंक्रेटिक, राइट। तो दोस्तों अनसिस्टमेटिक रिस्क पहले होता क्या है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए, इंडिविजुअल बोरोवर हो, इंडिविजुअल बोरोवर हो, या मान लीजिए कि इंडिविजुअल बोरोवर के अलावा मान लीजिए कि सेक्टर हो, या कोई रीजन स्पेसिफिक शॉक हो। क्वेश्चन क्लियरली बोलता है, राइट, इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री वर्स्ट परफॉर्म नहीं की, कोई स्टेट वर्स्ट नहीं था, कोई अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट क्लस्टर नहीं है। तो क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क या आइडियोसिंक्रेटिक शॉक यहाँ था या नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे नहीं था, राइट। तो फिर डिफॉल्ट रेट क्यों बढ़ा? अब देखिए ना, जो हमारा ये अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, इंडिविजुअल बोरोवर सेक्टर या रीजन स्पेसिफिक शॉक के कारण होता है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री वर्स्ट परफॉर्म नहीं किया, कोई स्टॉक नहीं था, कोई एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट क्लस्टर नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि डिफॉल्ट रेट क्यों घटा, क्यों बढ़ा 1.2 से 3.8? तो दोस्तों सभी लोग सफर किए इक्वली, क्योंकि इकोनॉमी ही डाउन थी। देखिए एक तरह से जंप हुआ, कितने का जंप हुआ जी? 2.6% का हमारा डिफॉल्ट रेट में जंप हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही है दोस्तों, द मेन रीजन इज द सेम, देयर इज अ जंप इन 2.6% इन द टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट रेट। व्हाई? बिकॉज एवरीवन सफर्ड इक्वली, सभी लोग जो हैं इक्वल सफर्ड किए, क्योंकि इकोनॉमी ही डाउन थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना वही डाउन थी, राइट। और फिर एक और चीज आप देखेंगे, जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, कितना है जी? 7.3%। मतलब ऑब्वियस है सारे बोरोवर प्रेशर में थे। तो दोस्तों ये जो रिस्क है ये हमारा इकोनॉमी वाइड रिस्क है, सब बोरोवर को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि यह इकोनॉमिक वाइड रिस्क है? जी हाँ दोस्तों। तो आप बताइए कौन सा रिस्क होगा? इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। आप देखिए पूरा कहानी क्लियर हो गया, अब आप सिस्टमैटिक रिस्क को आसानी से पहचान सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक रिस्क, समझे। तो डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों क्या, अब देखिए लॉजिक को समझिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है दोस्तों कि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है इसको हटा सकता है। अभी आपने देखा ना, हमने प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया, तो जो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क था, अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब यही होता है दोस्तों कि
इंडिविजुअल बोरोवर, सेक्टर या रीजन स्पेसिफिक शॉक। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क को हटा देगा। डाइवर्सिफिकेशन यदि सही तरीके से कीजिएगा तो अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों सिस्टमेटिक रिस्क कभी नहीं हटेगा। इसीलिए कोविड के दौरान दुनिया का कोई भी बैंक लॉस से नहीं बच पाया, नो मैटर कितना ही परफेक्ट पोर्टफोलियो हो। तो फाइनल आंसर क्या है इसका? इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने ये देखा दोस्तों, हमने यहाँ से ये सीखा कि देखो यदि परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है तुम्हारा तो अनसिस्टमेटिक रिस्क तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है ना, इसका एक नेचर याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारा सिस्टमेटिक होता है ये मैक्रो रिस्क होता है। मैक्रो रिस्क मतलब कि इकोनॉमी वाइड होता है। ठीक है, इसको कभी डाइवर्सिफाई नहीं करा सकता। कोविड, लॉकडाउन, प्योर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सब पोर्टफोलियो अफेक्ट हुए। बताइए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? आई होप द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों आपके सामने। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये वाला सवाल देखते हैं। सिटी बैंक रेटेड 200 कॉर्पोरेट बोरोवर। क्या कर रहा है दोस्तों कि सिटी बैंक ने 200 कॉर्पोरेट बोरोवर। तो दोस्तों ये रेटिंग माइग्रेशन, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी और मॉडल रिकैलिब्रेशन पे एक सवाल है। तीनों कंसेप्ट को मैंने एक ही क्वेश्चन में जोड़ रखा है ताकि आपको एक फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन मिले। तो फ्रेंड्स देखिए सवाल ये कर रहा है कि सिटी बैंक ने 200 कॉर्पोरेट बोरोवर को डबल ए रेटिंग दिया था। कब दिया था जी? 31 मार्च 2022 को। एक साल बाद सेम मॉडल ने इन बोरोवर को दोबारा रेट किया, मतलब जो भी मॉडल इन्होंने यूज किया था उससे इन्होंने रेटिंग दिया था डबल ए। कब? 31 मार्च 2022 को। एक साल बाद इस मॉडल ने दोबारा बोरोवर को रेट किया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि माइग्रेशन कुछ इस प्रकार से हुआ कि डिफॉल्ट 4 हो गया, मतलब यानी बाकी बोरोवर डिफरेंट रेटिंग में मूव हो गए। देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है ना यहाँ पे है। टोटल अकाउंट 200 था, ट्रिपल ए उसमें से 4 है, डबल ए प्लस 10 है, ए 150 है, ऐसे करके बाइफर्केशन है इसका। ठीक है, और एक और चीज दिया हुआ है कि मार्केट का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड। समझे कितना दिया हुआ है जी? डबल ए का दिया हुआ है 0.5, ए प्लस का दिया हुआ है 2, ए का दिया हुआ है 3.5। सवाल ये कर रहा है कि बताओ सिटी बैंक के डबल ए रेटिंग का ऑब्जर्व डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या था? What is the default probability observed in the Citibank model for double A rated borrower and what is the equivalent market rating? बहुत अच्छा सवाल है। और वो मार्केट के हिसाब से किस रेटिंग के बराबर होता है? मतलब सिटी बैंक का जो डबल ए रेटिंग था ना, इसका ऑब्जर्व डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या था और मार्केट के हिसाब से किस रेटिंग के बराबर होता है? चलिए बताइए चैट में कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आपके सामने। पहले ये बताइए कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये बताइएगा कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? पता है क्या होता है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का? हाउ डू यू कंप्यूट द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी? देखिए बहुत सिंपल है, डी बाई एन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ना डिफॉल्ट को काउंट करते हैं। लेट्स काउंट द डिफॉल्ट फ्रॉम द माइग्रेशन टेबल। तो बताइए दोस्तों टोटल डबल ए बोरोवर कितने हैं? यहाँ देखिए टोटल डबल ए बोरोवर पहले थे 200, 31 मार्च 2022 को। उसमें से 4 थे डिफॉल्ट हो गए। देखिए सिंपल सी बात है, 200 डबल ए बोरोवर थे, उसमें से 4 डिफॉल्ट हो गए। राइट, तो ये बताइए कि 4 डिफॉल्ट है 200 में से, तो हाई लग रहा है या कम लग रहा है? तो चलिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं। राइट, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द डीपी। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मींस डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोरोवर इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो जरा बताइए कितने डिफॉल्ट हुए? 4 डिफॉल्ट हुए। कितने बोरोवर थे? 200 बोरोवर थे। राइट, पहले क्या था कि पूरा का सबका जो है ना 200 बोरो सबको दे दिया डबल ए रेटिंग। अब एक साल बाद रेटिंग कुछ इस प्रकार से आया जिसमें 4 लोग डिफॉल्ट भी हो गए। तो हमने डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकाला। तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकाला तो देखा कि अरे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो हमारा 4/200 होगा, और इसको यदि हम परसेंटेज के टर्म में निकालें, इंटू 100 कर दें, तो लगभग लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? 2% आ जाएगा। तो दोस्तों 2% आ रहा है ना। अब जरा मार्केट से कंपेयर कीजिए, मार्केट के स्टैंडर्ड से। पहले हमने डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकाला, अब अगला काम हमें ये करना है कि वी हैव टू कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से क्या कर रहा है कि देखो डबल ए का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है
0.5%, ए प्लस का है 2%, ए का है 3.5%। सिटी बैंक का कितना डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी था? 2% था। तो मार्केट में 2% किस रेटिंग के बराबर है? देखिए जरा सा, मार्केट में 2% किस रेटिंग के बराबर है जी? डबल ए है, ए प्लस है, तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है ना कि मार्केट में 2% जो प्रोबेबिलिटी है वो ए प्लस रिगार्डिंग है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको आपको मैंने बताया था कि देखिए क्रेडिट रेटिंग में ना हर एक बैंक का अपना इंटरनल रेटिंग अलग होता है और एक्सटर्नल रेटिंग अलग होता है। तो ये जो रेटिंग ऊपर किया गया, ठीक है, ये इनका इंटरनल रेटिंग था, समझ रहे हैं, ये इनका इंटरनल रेटिंग था, ये जो इन्होंने अपना इंटरनल रेटिंग किया, और ये मार्केट रेटिंग अलग है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि क्रेडिट सिटी बैंक का जो इंटरनल रेटिंग है, राइट, सिटी बैंक का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिटी बैंक का जो हमारा इंटरनल डबल ए है, इंटरनल डबल ए, ठीक है, वो क्या है? वो मार्केट का ए प्लस है ना जी। मार्केट का क्या है? ए प्लस है, क्योंकि देखिए ना सिटी बैंक का इंटरनल डबल ए का जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो 2% है, और मार्केट का जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 2% आ रहा है वो ए प्लस पे आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये चीज से समझना बहुत जरूरी है। तो यानी मॉडल ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। सोचिए ना, इनका जो डबल ए है वो मार्केट का ए प्लस है, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडल जो है ना, इनका जो मॉडल है, मार्केट बोल रहा है कि देखो ए प्लस है मेरा और तुमने डबल ए दे रखा है, तो इनका मतलब कि मॉडल ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, समझे। इसको कहा जाता है ओवर ऑप्टिमिस्टिक मॉडल। इनका जो इंटरनल मॉडल है ये क्या है? ओवर ऑप्टिमिस्टिक। तो ओवर शूटिंग हुआ, तो इसीलिए मॉडल को आपको रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मॉडल हैज टू बी रिकैलिब्रेटेड। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों यदि हम ऑप्शन की बात कर लें, फाइनल ऑप्शन क्या कर रहा है कि सवाल है कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कितना है और इक्विवेलेंट मार्केट रेटिंग कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए नहीं होगा, बी होगा। यस, बी नंबर करेक्ट है ना। 2% का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, साफ साफ दिख रहा है। समझ में आना चाहिए आखिर हो क्या रहा है, नहीं समझिएगा तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे रिकैलिब्रेशन करना होगा। तो फ्रेंड्स हमने ये सीखा यहाँ से कि देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी ऑब्जर्व्ड डीपी। हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारा ऑब्जर्व डीपी है वो है 2% का, ठीक है, और जो मार्केट का डीपी है वो है 0.5% का। तो मार्केट का डीपी, ऑब्जर्व डीपी जो हमने देखा डबल ए के लिए, मार्केट का डीपी कितना है डबल ए के लिए? देखिए 0.5% है। मार्केट बोलती है कि देखो यदि डबल ए है तो डिफॉल्ट केवल 0.5% ही होना चाहिए, लेकिन इनका जो इंटरनल रेटिंग है वो 2% का डिफॉल्ट रेट दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत नीचे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आया 2% का, और ये जो 2% है ये ए प्लस रेटिंग के इक्विवेलेंट है। तो मॉडल ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इसीलिए रिकैलिब्रेशन चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको रेटिंग माइग्रेशन और मॉडल वैलिडेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेटिंग माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने रेटिंग माइग्रेशन देखा, पहले इन्होंने सबको डबल ए रेटिंग दे दिया था, फिर 4 डिफॉल्ट हो गए 1 साल बाद, ठीक है। फिर हमने ये दूसरा कंसेप्ट देखा कि रिकैलिब्रेशन क्यों करते हैं, क्या कब हम समझेंगे कि कोई ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, कैसे रिकैलिब्रेशन किया जाएगा। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करते चल रहा है। वेरी गुड। वीडियो को लाइक कर देंगे यदि चीजें क्लियर हो रही हैं। और दोस्तों यदि इसी तरह से पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअली क्लियर समझना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, ताकि आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट पोर्टफोलियो मॉडल, और उसी से रिलेटेड ये सवाल है। आइए देखते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है कि ये लिटरली आपको कंसेप्ट क्लैरिटी का टेस्ट है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तैयार है सभी लोग? देखिए दो बैंक हैं जो कि अपने प्राइमरी क्रेडिट पोर्टफोलियो मॉडल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक के वांट टू मेजर टोटल क्रेडिट रिस्क इंक्लूडिंग लॉसेस फ्रॉम रेटिंग अपग्रेड, डाउनग्रेड एंड स्प्रेड चेंज इन एडिशन टू द डिफॉल्ट। बैंक भी वांट टू अप्लाई टू आरबीआई to for approval for advanced AIRB status and want to directly calculate regulatory capital requirement from their portfolio model. So what is the correct model selection? A कर रहा है क्रेडिट रिस्क प्लस, बी कर रहा है मैट्रिक, ए कर रहा है मैट्रिक, बी कर रहा है क्रेडिट रिस्क प्लस। बोथ बैंक यूज क्रेडिट मैट्रिक्स, बोथ बैंक। तो दोस्तों ये चेक कर रहा है क्वेश्चन कि आप क्रेडिट मैट्रिक्स और क्रेडिट रिस्क प्लस को सही तरीके से पढ़े या नहीं पढ़े। यदि पढ़े होंगे तो तुरंत जवाब दीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। यही क्वेश्चन चेक कर रहा है ना। आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए, बैंक ए को डिकोड करते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोड बैंक नंबर ए। ओके, तो दोस्तों
बैंक ये क्या मेजर करना चाह रही है? बैंक ये मेजर करना चाह रही है टोटल क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे कीवर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक ये वांट टू मेजर टोटल क्रेडिट रिस्क। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? अपग्रेड, लॉस फ्रॉम रेटिंग, रेटिंग अपग्रेड हुआ, राइट, रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, स्प्रेड चेंज हुआ, डिफॉल्ट हुआ, राइट, ये सब चीजें हैं, ये मेजर करना चाह रहे हैं कितना लॉस हुआ रेटिंग अपग्रेड से, डाउनग्रेड से, स्प्रेड चेंज, ये सब मेजर करना चाह रहे हैं। ओके, मतलब ये हुआ कि बैंक ए को सिर्फ डिफॉल्ट रिस्क नहीं चाहिए, बैंक ए को चाहिए फुल 360 डिग्री क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, है ना। इनको केवल डिफॉल्ट रिस्क नहीं चाहिए, इनको चाहिए टोटल क्रेडिट रिस्क, कितना लॉस हुआ रेटिंग अपग्रेड से, कितना लॉस हुआ रेटिंग डाउनग्रेड से, कितना लॉस हुआ स्प्रेड चेंज से, कितना लॉस हुआ डिफॉल्ट होने से। इसको बोलते हैं 360 डिग्री क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट। अब आप ये बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में आपने नाम तो जरूर सुना होगा किसका, क्रेडिट रिस्क प्लस का। ये बताइए, क्रेडिट रिस्क प्लस अपग्रेड या डाउनग्रेड मेजर करता है? डज क्रेडिट रिस्क प्लस मेजर अपग्रेड और डाउनग्रेड, यस और नो? यदि आपको लगता है कि क्रेडिट रिस्क प्लस अपग्रेड डाउनग्रेड मेजर करता है तो हाँ लिख दीजिए, लगता है नहीं लगता है तो नो लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो क्रेडिट रिस्क प्लस है ना, ये केवल एक ही चीज देखता है, और क्या है वो एक चीज? ये केवल और केवल एक चीज देखता है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क। इसको अपग्रेड डाउनग्रेड से कोई मतलब नहीं है। तो फिर बताइए कि क्या बैंक ए के लिए क्रेडिट रिस्क प्लस सुटेबल हो सकता है? मान लीजिए कि बैंक ए को चाहिए और 360 डिग्री मेजरमेंट, तो क्या ये क्रेडिट रिस्क के लिए जाए? तो दोस्तों सही जवाब है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा जी? क्योंकि बैंक ए को फुल माइग्रेशन रिस्क प्लस स्प्रेड रिस्क चाहिए। देखिए, ये जो हमारा अपग्रेड है डाउनग्रेड है, ये इसको बोलते हैं माइग्रेशन रिस्क, और ये जो स्प्रेड चेंज है इसको बोलते हैं स्प्रेड रिस्क। इसको पूरा चाहिए ना। तो दोस्तों क्रेडिट मैट्रिक्स एक ऑल इन वन कैमरा जैसा है जो सब कुछ कैप्चर करता है, समझे। क्रेडिट रिस्क प्लस नहीं करता, क्रेडिट मैट्रिक करता है। तो मैं इसका सही जवाब बताता हूं आपको कि जो हमारा क्रेडिट मैट्रिक है ना, क्रेडिट मैट्रिक की बात कर रहे हैं, इसको एक लाइन में बोला जाए ऑल इन वन कैमरा। यू कैन कॉल इट ऑल इन वन कैमरा, मतलब ऑल इन वन कैमरा जैसा है, सब कुछ ये दोस्तों बेसिकली कैप्चर करता है, चाहे वो डिफॉल्ट हो, चाहे वो आपका अपग्रेड हो, चाहे वो आपका डाउनग्रेड हो, या आपका स्प्रेड चेंज, एवरीथिंग गेट कैप्चर्ड। अब जरा बैंक बी पे एनालिसिस करते हैं, बैंक बी को डिकोड करते हैं। दोस्तों बैंक बी को क्या चाहिए? सो लेट्स लुक एट द बैंक नंबर बी। तो बैंक बी वांट्स अप्लाई टू आरबीआई फॉर एआईआरबी। एआईआरबी आप जानते हैं ना, एडवांस आईआरबी, एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड, राइट, डायरेक्टली कैलकुलेट रेगुलेटरी कैपिटल फ्रॉम देयर पोर्टफोलियो मॉडल। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये बताइए कि क्या क्रेडिट मैट्रिक रेगुलेटरी कैपिटल कैलकुलेट करता है? मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्रेडिट मैट्रिक आपको पता है कि एक मॉडल है, राइट। डज क्रेडिट मैट्रिक कंप्यूट द रेगुलेटरी कैपिटल? डज इट कंप्यूट रेगुलेटरी कैपिटल, यस और नो? तो दोस्तों सही जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्रेडिट मैट्रिक जो होता है ना दोस्तों, ये कोई अप्रूव नहीं होता डायरेक्ट रेगुलेटरी कैपिटल पर्पज से। तो फिर बताइए कौन सा मॉडल जो है ए आई आर बी के लिए स्टैंडर्ड मॉडल है, क्रेडिट मैट्रिक और क्रेडिट रिस्क प्लस? तो सही जवाब है क्रेडिट रिस्क प्लस। तो क्रेडिट रिस्क प्लस आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेगुलेटरी कैलकुलेटर की तरह है। क्या है जी? ये एक तरह का रेगुलेटरी कैलकुलेटर है। मतलब अगर सुपरवाइजर अप्रूव कर देना, ये पूरा आरडब्ल्यूए कैलकुलेशन को रिप्लेस कर देता है। इफ आरबीआई लाइक सुपरवाइजर, एनी बैंक्स, एनी कंट्री सुपरवाइजर, इफ दे अप्रूव इट, यू नो व्हाट विल हैपन, ये जो क्रेडिट रिस्क प्लस है ये पूरा आरडब्ल्यूए कैलकुलेशन को रिप्लेस कर देगा। इट विल रिप्लेस द इंटायर आरडब्ल्यूए कैलकुलेशन। तो दोस्तों फाइनल मैचिंग कुछ इस प्रकार से होगा कि बैंक ए को चाहिए 360 डिग्री मेजरमेंट, तो इसके लिए ऑल इन वन कैमरा है सीएम क्रेडिट मैट्रिक, ठीक है। बैंक बी को चाहिए ए आई आर बी कैपिटल कैलकुलेशन, तो इसके लिए सी आर प्लस बेस्ट है। तो दोस्तों बैंक का क्रेडिट मैट्रिक, बैंक बी का सी आर प्लस, कौन सा ऑप्शन है जी? एक आ रहा है रिस्क प्लस नहीं, यस बी इज करेक्ट। तो जिन्होंने ये मैच द मॉडल लॉजिक समझ आया, चैट में लिखिए कंसेप्ट क्लियर है। तो आई होप क्रेडिट मैट्रिक क्रेडिट रिस्क प्लस में क्या बेसिक डिफरेंस है, अब आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे ना एक और भी कुछ डिफरेंस देख लीजिए। क्रेडिट मैट्रिक को डेवलप किया था जेपी मॉर्गन ने, क्रेडिट रिस्क प्लस को डेवलप किया था क्रेडिट स्विस ने, और ये सारे के सारे इवेंट को मेजर करता है, ये केवल और केवल डिफॉल्ट रिस्क को ही मेजर करता है।
क्रेडिट मैट्रिक का प्राइमरी यूज है बेंचमार्किंग, ट्रांसपेरेंसी, आरए के लिए, और क्रेडिट रिस्क प्लस का स्टैंडर्ड अप्रूव मॉडल फॉर एआईआरबी। कैपिटल कैलकुलेशन में जो है आप कैपिटल नहीं निकाल सकते इसे डायरेक्टली, और एक बार सुपरवाइजर अप्रूव कर दे तो सारे आरडब्ल्यू फंक्शन को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों अब हम एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी गेम चेंजर है। ये आपने एक कंसेप्ट का नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं एसीपीएम, यानी कि एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका सबसे कोर कंसेप्ट ये क्वेश्चन टेस्ट करता है। तो सवाल ये है दोस्तों कि देखिए, एक मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट, और इन्होंने एक ट्रेडिशनल ऑरिजिनेट एंड होल्ड लोन पोर्टफोलियो 40 साल के लिए, राइट, ऑपरेट किया। फिर कह रहा है कि दोस्तों पिछले 3 साल में कुछ इरिवर्सिबल ट्रेंड इनको दिखा। जितने भी हाईएस्ट क्वालिटी ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर थे, अब वो डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट से परचेज कर रहे हैं, यानी बोरोवर मार्केट पहुंच गए हैं। जो रिमेनिंग पूल ऑफ बोरोवर हैं वो बैंक लोन ले रहे हैं, वो ज्यादा रिस्क पे हैं, राइट। रिमेनिंग बोरोवर आर क्वाइट रिस्की। फिर लिखा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि मार्जिन जो है सारे न्यू लोन पे 120 बीपीएस से घट गया है। क्या घट गया है जी? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और फाइनली लिखा है कि रिस्क डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया कि बैंक एसीपीएम को अडॉप्ट करे। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि बैंक की सिचुएशन क्या है। 3 इरिवर्सिबल ट्रेंड मुझे दिख रहा है। देर आर 3 इरिवर्सिबल ट्रेंड। पहला क्या हुआ जी? देखिए ना, ट्रिपल ए और डबल ए बॉर्डर जो थे, हेलो, हेलो। तो फ्रेंड्स देखिए, बैंक की सिचुएशन क्या है। ये 3 ट्रेंड आपको दिखा है। ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड बोरोवर हैं, ये बॉन्ड मार्केट में चले गए, राइट। दे आर नॉट बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। हाई रिस्क बोरोवर ही बचे हैं, राइट। तो जो बचे हैं वो क्या है? हाई रिस्क बोरोवर हैं। मार्जिन 120 बीपीएस गिर गया है। ठीक है, तो ये 3 इरिवर्सिबल ट्रेंड यहाँ पे दिखा है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। व्हाट आर द इरिवर्सिबल ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर। तो पहला देख सकते हैं आप कि जो ट्रिपल ए या डबल ए रेटेड बोरोवर हैं, ये बॉन्ड मार्केट में चले गए। उसके बाद हाई रिस्क बोरोवर बचे, और उसके बाद दोस्तों मार्जिन जो है हमारा वो 120 बेसिक पॉइंट स्केल गिर गया। क्या आजकल टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बैंक लोन के बजाय बॉन्ड मार्केट प्रेफर करते हैं? बोलिए। तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल प्रेफर करते हैं, और आपके बुक में यही चीज लिखा हुआ है, राइट। जो जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट होते हैं ना, वो बैंक लोन नहीं लेना चाहते। दे डोंट वांट टू टेक बैंक लोन। वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं बॉन्ड, राइट। बॉन्ड मार्केट प्रेफर करते हैं। वही हो रहा है ना, देखिए ना, सब ट्रिपल ए डबल ए वाला जो बोरोवर था, वो जो है डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट से बोरो करने लगा। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है दोस्तों, वर्ड को मैं लिख देता हूँ। इसके लिए वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं डिस इंटरमेडिएशन। आपके बुक में लिखा हुआ है। डिस पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? डिस इंटरमेडिएशन मतलब हाई क्वालिटी बोरोवर बैंक को बाईपास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एसीपीएम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये 3 इरिवर्सिबल ट्रेंड दिख रहा है ना जी। ठीक है, सब ट्रिपल ए डबल ए वाला बॉन्ड में चला गया। ठीक है, और जो जो बचा हुआ बोरोवर है वो बैंक लोन लेना चाहता है, लेकिन रिस्की है वो। और जो सारे न्यू लोन पे जो मार्जिन है वो 120 बीपीएस से घट गया है। तो दोस्तों एसीपीएम जरूरी क्यों है, राइट। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिंगल फंडामेंटल चेंज टू द बैंक बिजनेस मॉडल इफ यू अडॉप्ट दिस अप्रोच। तो एसीपीएम यदि अडॉप्ट करे तो क्या चेंज आएगा? द बैंक विल स्टॉप ऑरिजिनेटिंग ऑल न्यू लोन। द बैंक विल मूव फ्रॉम एन ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल टू ऑरिजिनेट मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। द बैंक विल टाइटन अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। द बैंक विल होल्ड एडिशनल कैपिटल टू कॉम्पेंसेट फॉर लोअर रिटर्न। तो दोस्तों बैंक को रियलाइज, सवाल ये कि एसीपीएम ही क्यों? बैंक को ये बात रियलाइज हुआ कि देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है ना, ट्रेडिशनल मॉडल का नाम एक और नाम होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है
ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल, जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल। ये बैंक को पता चल गया है कि ये काम नहीं करेगा। अब आप ये बताइए कि ऑरिजिनेट एंड होल्ड का मतलब क्या होता है, जरा सा बताइए तो चैट बॉक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल? क्या आप इससे फेमिलियर हैं? तो दोस्तों, ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल का मतलब यही होता है कि लोन दिया, ठीक है, राइट, लोन दिया, मैच्योरिटी या डिफॉल्ट तक होल्ड, मैच्योरिटी या डिफॉल्ट तक होल्ड करो, समझे? तो देखिए, बैंक लोन को एक इलिक्विड लॉक्ड एसेट की तरह ट्रीट करता है, यही होता है ऑरिजिनेटर मॉडल। मतलब बैंक ना लोन को कैसे ट्रीट कर रहा है, बैंक इज ट्रीटिंग लोन लाइक एन इलिक्विड, राइट, बैंक लोन को इलिक्विड या एक लॉक्ड एसेट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसी को कहते हैं ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल। अब एसीपीएम क्या चेंज करेगा वो जरा सुनिए। मतलब यही होता है कि बैंक ने लोन दे दिया, अब बोलता है कि मैच्योरिटी या डिफॉल्ट तक होल्ड रखो, इसी को कहा जाता है इलिक्विड, मतलब कोई लिक्विडिटी नहीं है, लॉक्ड एसेट की तरह ट्रीट करता है। एसीपीएम क्या करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये आता है, ये आते ही पूरा बिजनेस मॉडल फ्लिप हो जाता है, जो आपका बिजनेस मॉडल है ना, इट गेट कंप्लीटली फ्लिप्ड। एसीपीएम लगाने का मतलब क्या बैंक लोन देना बंद कर देगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो क्या मतलब है जी, हम यदि एसीपीएम लगा दें तो क्या बैंक लोन नहीं देगी? बैंक विल नॉट गिव द लोन, यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नहीं, राइट। तो फंडामेंटल शिफ्ट क्या आएगा, एसीपीएम का मतलब ये हुआ बैंक तो लोन देगी, राइट, लेकिन जो अभी इसका ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल है उससे हटकर ऑरिजिनेट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल हो जाएगा। मतलब ऑरिजिनेट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये मॉडल हो जाएगा। अभी था ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल, अब हो जाएगा ऑरिजिनेट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। ये सबसे फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी दोस्तों, बैंक क्या करेगी, बैंक लोन को ट्रेडेबल एसेट की तरह ट्रीट करेगी। ये लोन है ना, बैंक लोन को ट्रेडेबल एसेट, इलिक्विड एसेट की तरह नहीं, ट्रेडेबल एसेट की तरह ट्रीट करेगी। पहला पॉइंट, एक्सपोजर कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि होल्ड किए रखा अंतिम मैच्योरिटी तक, नहीं, एक्सपोजर बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या रिमूव रिमूव भी कर सकता है, कंप्लीटली एलिमिनेट भी कर सकता है। कौन कौन सा टूल यूज करेगा जी एसीपीएम में? कुछ टूल्स का मैं नाम देता हूं। जैसे आपने लोन का ट्रेडिंग नाम सुना होगा, लोन का ट्रेडिंग करो, सिक्योरिटाइजेशन कर दो, ये भी एसीपीएम का पार्ट ही है, क्रेडिट डेरिवेटिव का यूज कर लो। तो पोर्टफोलियो को एक्टिवली सेव करना इसका मेन पॉइंट है, यानी जो भी पोर्टफोलियो है इसके एक्टिव शेपिंग होती है, इट काउज एक्टिव शेपिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। अब आप ये बताइए दोस्तों, एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिव मैनेजमेंट? एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? आप वर्ड में लिखिए, बाय, सेल, मैनेज या होल्ड। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बाय, सेल, मैनेज या होल्ड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बाय, सेल और मैनेज, ठीक है। तो अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब एक और वर्ड आप देखेंगे ना, ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि अंडर राइटिंग को टाइटन करना, यहाँ लिखा है ना, बैंक विल टाइटल द अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, ये बताइए, क्या अंडर राइटिंग को टाइटन करना एसीपीएम का पार्ट है? सपोज दिस अंडर राइटिंग आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, बहुत बार आया है। अंडर राइटिंग को हम यदि टाइटन करें, इज इट द पार्ट ऑफ एसीपीएम, यस और नो? दोस्तों, सही जवाब है नो, और ये गलत आंसर है। तो दोस्तों, ऐसा समझिए कि ट्रेडिशनल लैंडिंग ना एक अरेंज मैरिज जैसा है, एक बार लोन दिया तो आप निभाना ही पड़ेगा मैच्योरिटी तक। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो ट्रेडिशनल लोन है ना जी, ट्रेडिशनल लोन को आप अरेंज मैरिज की तरह समझिए, समझे? मतलब एक बार लोन दे दिया तो फिर निभाना ही पड़ेगा। एसीपीएम मॉडल डेटिंग जैसा है, मैं बहुत परफेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ये क्या है, डेटिंग जैसा है। आप पोर्टफोलियो को एक्टिवली एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक है हमारा अरेंज मैरिज और एक है हमारा डेटिंग। आप एसीपीएम को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो दोस्तों, यही होता है, जब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ना तो मजा आ जाता है। इसका सही जवाब क्या है, अब जरा ऑप्शन को देखिए। एक आ रहा है कि बैंक विल स्टॉप ऑरिजिनेटिंग ऑल न्यू लोन। नहीं भाई, एसीपीएम में ये नहीं होता। बैंक विल मूव फ्रॉम ए ऑरिजिनेट एंड होल्ड मॉडल टू ऑरिजिनेट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, यही होगा। फिर बैंक विल टाइटन अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड। नहीं दोस्तों। बैंक विल होल्ड एडिशनल कैपिटल। नो नो नो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप ECPM आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और वही चीज यहाँ पे आपको एक टैबलेट फॉर्मेट में समझाया गया है। दोस्तों आपको हमारे इस कोर्स में ना, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इस तरह के PDF मिलते हैं जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, और क्यों नहीं एग्जाम निकलेगा जी यदि आप चीजों को इस तरह समझेंगे तो। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है फ्रेंड्स। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ बैंकिंग से लिंक्ड है। स्टर्लिंग बैंक ने अपनी NPA प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए एक पावरफुल टूल चूज किया जिसका नाम है LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो आइए देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्या सवाल है। तो कह रहा है कि स्टर्लिंग बैंक ने देखा कि इनका NPA बढ़ रहा है पिछले 2 साल से, राइट। तो इन्होंने LRM को चूज किया। तो सवाल ये है कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इन्होंने LRM को इम्प्लीमेंट किया। रिप्लेस द रोल ऑफ क्रेडिट सेंसरिंग डिपार्टमेंट, डिटरमाइन द एडुकेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन, आइडेंटिफाई डेवलपिंग क्रेडिट वीकनेस अर्ली फॉर टाइमली एक्शन, ओनली चेक लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस। मतलब सवाल ये है कि आखिर LRM में होता क्या है, व्हाट इज सो पिक्यूलियर अबाउट LRM। तो दोस्तों स्टर्लिंग बैंक को 2 साल से स्लो और स्टेडी NPA राइज दिख रहा था, है ना जी, उनको दिख रहा है ओवर द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से जो है इनको NPA बढ़ता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर उनका रिव्यू प्रोसेस कब होता है, डिफॉल्ट के बाद। लिखा है ना, द करेंट प्रोसेस इन्वॉल्व रिव्यूइंग अकाउंट ओनली आफ्टर दे हैव डिफॉल्टेड। मतलब डिफॉल्ट होने दो फिर हम रिव्यू करेंगे। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि डिफॉल्ट के बाद रिव्यू करना क्या ये प्रोएक्टिव स्टेप है, ये बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप जानते हैं ना, एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव, 2 वर्ड होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद जो है आप रिव्यू करेंगे, ठीक है। इज इट अ प्रोएक्टिव स्टेप, यस और नो। दोस्तों सही जवाब है नो, ये प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्टिव स्टेट है, ये क्या है जी, रिएक्टिव है। बैंक को लगता है कि आप प्रोएक्टिव बनना है। तो LRM का फंडा यही है दोस्तों कि ये जो LRM है ना, ये होता है हमारा EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब आप बताइए, अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम डिफॉल्ट के बाद शुरू होता है या डिफॉल्ट के पहले। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, EWS का काम शुरू होता है बिफोर डिफॉल्ट, समझे। तो LRM लगातार चेक करते रहता है, किसी प्रकार का कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई वीक सिग्नल तो नहीं है। LRM चेक करता है कि इज इट अ काइंड ऑफ पुअर मॉनिटरिंग या स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, ये LRM चेक करेगा। तो जरा रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, लेट्स एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रिप्लेस क्रेडिट सैंक्शनिंग। देखिए दोस्तों सैंक्शन टीम का काम अलग है, LRM का काम मॉनिटरिंग का है, ए नहीं होगा। बी कह रहा है ओनली लोन लॉस प्रोविजन, टू एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द लोन लॉस प्रोविजन। तो दोस्तों प्रोविजन कैलकुलेट करके करना LRM का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, पर पर्पज नहीं हो सकता। सी कह रहा है कि टू प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन विद डेवलपिंग क्रेडिट वीकनेस फॉर टाइमली करेक्टिव एक्शन। दोस्तों सही बात है, सी नंबर सही है कि हम जिसमें क्रेडिट वीकनेस, जिस लोन में क्रेडिट वीकनेस दिख रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करें। और डी कह रहा है टू एसेस कॉम्प्लायंस विद बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशन, केवल लीगल कॉम्प्लायंस। ये कॉम्प्लायंस दोस्तों ऑडिट का काम है, दिस इज द रोल ऑफ ऑडिट, LRM का काम नहीं है, राइट। टू ओनली एसेस कॉम्प्लायंस विद, ये भी गलत है। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो LRM को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे आपको हेल्थ चेकअप बराबर होता है ना, तो बीमारी शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाता है, वैसे ही LRM ना लोन का हेल्थ चेकअप है। आप यदि मान लीजिए हेल्थ चेकअप बराबर कराएंगे तो क्या होगा, बीमारी आने से पहले ही आपको पकड़ में आ जाएगा। सिमिलरली आप LRM को समझिए ना कि ये लोन का हेल्थ चेकअप है, ठीक है। चलिए ये बातें समझ में आ गई। हम दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये कैपिटल ट्रस्ट बैंक का सवाल है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एकदम एक्सप्लोजिव है क्योंकि ये बैंक की गवर्नेंस फेलियर को डायरेक्टली हिट करता है। और एग्जाम में दोस्तों LRM का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या पूछा जाता है, वो होता है इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों केस स्टडी कुछ इस प्रकार से है कि कैपिटल ट्रस्ट बैंक के पास एक क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है, और ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये रिपोर्ट करते हैं हेड ऑफ क्रेडिट सेंसनिंग को। किसको रिपोर्ट करते हैं, हेड ऑफ द क्रेडिट सेंसनिंग डिपार्टमेंट। जो हमारी क्रेडिट ऑडिट की जो टीम है ना, ये किसको रिपोर्ट करती है, हेड ऑफ क्रेडिट सेंसनिंग डिपार्टमेंट। फिर लिखा है कि हाई रिस्क लोन जो है, बहुत सारे हाई रिस्क लोन को मिल रहे थे फेवरेबल रेटिंग, वेयर कंसिस्टेंटली गिवन द फेवरेबल रेटिंग। यानी जो हाई रिस्क लोन है इनको फेवरेबल रेटिंग दे रही थी ऑडिट टीम। और ऑडिट का जो कवरेज था, ऑडिट टीम कवर कर रही थी केवल लोन पोर्टफोलियो का 20% ही। बोर्ड को कंसर्न था
किस चीज के बारे में? इंटीग्रिटी ऑफ द क्रेडिट ग्रेडिंग प्रोसेस। बोर्ड को कंसर्न था कि इंटीग्रिटी ऑफ द क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो जाएगी। सवाल ये कर रहा है कि प्रॉब्लम को समझिए कि मोस्ट क्रिटिकल फ्लॉ क्या है कैपिटल ट्रस्ट बैंक के लोन रिव्यू मैकेनिज्म पॉलिसी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर रहा है कि स्कोप ऑफ रिव्यू इज टू वाइड, रिव्यू ऑफिसर आर नॉट क्वालिफाइड इन लैंडिंग प्रैक्टिस, रिव्यू ऑफिसर लैक द नेसेसरी इंडिपेंडेंस, रिव्यू आर कंडक्टेड टू फ्रीक्वेंटली। प्रॉब्लम को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि कैपिटल ट्रस्ट बैंक जो है कि जो क्रेडिट ऑडिट टीम है ये एच हेड ऑफ क्रेडिट सैंक्शनिंग को रिपोर्ट कर रही है। हाई रिस्क लोन को फेवरेबल रेटिंग मिल रहा है, ऑडिट केवल 20% लोन कवरेज ही कवर कर रहा है, बोर्ड को इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग कंसर्न है। तो एलआरएम का कोर पर्पस क्या है वो थोड़ा समझिए। एलआरएम तो आपने देखा ना, एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है। इसका कोर पर्पस यही है कि देखो, एक स्वतंत्र रिव्यू करो, इंडिपेंडेंट रिव्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जो ग्रेडिंग है ना वो अनबायस होना चाहिए, किसी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए। पहले तो इंडिपेंडेंट रिव्यू करो, अनबायस ग्रेडिंग हो, और अर्ली डिटेक्शन, राइट, पहले डिटेक्ट हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि जिस डिपार्टमेंट को आप रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप उसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, देखिए लिखा है ना कि जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट करती है हेड ऑफ क्रेडिट सेंसनिंग डिपार्टमेंट को, राइट। मतलब क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है, ऑडिटर सैंक्शनिंग को ही रिपोर्ट कर रही है। अब बताइए, सैंक्शनिंग ही सैंक्शन कर रहा है, उसी को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब जो डिपार्टमेंट को आप रिव्यू कर रहे हैं, अगर वो उसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप रिव्यू भी उसी को कर रहे हैं और रिपोर्ट भी उसी को हेड को कर रहे हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते जी। ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब जिसको आप रिव्यू कर रहे हैं और उसी को आप रिपोर्ट भी कीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, समझे? तो इसमें ऑप्शन वाइज यदि बात कर ले तो ऑप्शन कह रहा है कि स्कोप टू वाइड है। तो दोस्तों स्कोप वाइड नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 20% कवरेज ही हो रहा है। कहाँ स्कोप वाइड है? साफ साफ लिख दिया है ना कि केवल 20% ही कवर कर रहा है, ये तो नहीं है। फिर बी कह रहा है कि ऑफिसर नॉट क्वालिफाइड, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, केस स्टडी में कहीं मेंशन नहीं है। अच्छा, सी कह रहा है कि द रिव्यू ऑफिसर लैक द नेसेसरी, यस, ये सही बात है। यहाँ पे एलआरएम रिपोर्ट कर रहा है सैंक्शन टीम को, मतलब रिव्यूअर को अपने बॉस के डिसीजन के अगेंस्ट लिखने का डर है ना। आप देखिए, रिव्यूअर के जो बॉस है उसके अगेंस्ट कैसे लिख सकता है वो, है ना, क्योंकि हेड कैसे केस डिपार्टमेंट को ही रिपोर्ट कर रहा है, उसको डर है। यही यही सही बात है। और डी कह रहा है कि रिव्यू टू फ्रीक्वेंट है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल अपोजिट प्रॉब्लम है, रिव्यू कवरेज इज लो है ना। तो फ्रेंड्स, एलआरएम आइडियली किसको रिपोर्ट करता है? ठीक है, यहाँ तो क्लियर है कि सेंसनिंग को रिपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर किसको रिपोर्ट करेगा? हेड ऑफ क्रेडिट सेंसनिंग, या बोर्ड, या बोर्ड कमिटी? बोलिए किसको रिपोर्ट करेगा जी एलआरएम? फर्स्ट ए को रिपोर्ट करेगा या बी को रिपोर्ट करेगा? सही जवाब है बी को रिपोर्ट करेगा, बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना। तो रिव्यू ऑफिसर यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है लोन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से, इसीलिए दिक्कत है यहाँ पे। ये वैसा ही है जैसे एग्जाम पेपर चेक करने की जिम्मेदारी टीचर के फेवरेट स्टूडेंट को दे दो। मतलब कोई कोई टीचर है, उसके एक फेवरेट स्टूडेंट को तुम एग्जाम का पेपर चेक करने के लिए दे दो, जहां गलतियां इग्नोर हो जाएंगी। तो एलआरएम न्यूट्रल होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और फ्रेंड्स इसमें एमआरआर से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ये एग्जाम में सिक्योरिटाइजेशन और एमआरआर दोनों का कंसेप्ट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि ऑर्डिनेटर मस्ट कीप स्किन इन द गेम। तो स्किन इन द गेम, ये वर्ड लिखिए चैट बॉक्स में, क्या लिखा है जी? स्किन इन द गेम। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों कहानी के माध्यम से समझिए। एपेक्स बैंक जो है ना, ये सिक्योरिटाइज करना चाहता है मिक्स पोर्टफोलियो को। कॉर्पोरेट लोन है वर्थ 100 करोड़ का है, राइट। तो पूल ए है, दो दो अलग अलग पूल है इसके पोर्टफोलियो में। एक पूल ए है, एक पूल बी है। पूल ए में 40 करोड़ का है। पूल ए कितना का है जी? 40 करोड़ का है, और वर्किंग कैपिटल लोन है, और मैच्योरिटी जो है 18 मंथ की है। और पूल भी जो है 60 करोड़ का लोन है,
क्या है जी, प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन है, मैच्योरिटी है 60 महीने की, 60 मंथ। ट्रेजरी टीम को डिसाइड करना है कि एमआरआर कितना रिटेन करना कंपलसरी है, हाउ मच इज रिटेन फ्रॉम इट सिक्योरिटाइजेशन, जिसको एमआरआर बोलते हैं। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मैनेजिंग अ एमआरआर। ऑप्शन ए, प्रॉफिट बढ़ाना, पहला लिखा है ना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। ऑप्शन बी, बैंक को स्टेक रखना। सी कह रहा है कि अकाउंटिंग को इजी बनाना। और डी कह रहा है कि पूरा क्रेडिट रिस्क इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देना। तो दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन पे ये सवाल है, जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा कि यदि बैंक अगर सिक्योरिटाइजेशन करे और अपना जीरो रिस्क रखे तो क्या बैंक केयरलेस हो सकता है। मान लीजिए कोई बैंक है, ये क्या कर रही है, ये सिक्योरिटाइजेशन कर रही है, समझे, और अपना रिस्क जो है जीरो रखे, तो क्या बैंक केयरलेस हो सकता है, कैन बैंक बी केयरलेस। दोस्तों बिल्कुल, बिल्कुल केयरलेस हो सकता है, सही जवाब है यस। यहीं से तो कंसेप्ट आया एमआरआर का, समझे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए का रहा है कि प्रॉफिट बढ़ाना। प्रॉफिट बढ़ाना, देखिए एमआरआर कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये रेगुलेटरी के सेफ्टी मेजर है। सी का रहा है कि टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का एमआरआर से कोई लेना देना नहीं है। डी का रहा है कि सारे क्रेडिट रिस्क को इन्वेस्टर को दे देना। दोस्तों एक्चुअली एमआरआर जो है ना उल्टा करता है, एमआरआर प्रिवेंट करता है कि सारा रिस्क जो है फुल रिस्क ट्रांसफर ना करे। एमआरआर प्रिवेंट द फुल ट्रांसफर ऑफ रिस्क, बैंक को कुछ रिस्क रखना ही पड़ता है। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है बी, राइट। मतलब ये इंश्योर करता है कि बैंक भी स्किन इन द गेम रखे, ये कीवर्ड है, स्किन इन गेम, समझे। यानी बैंक को भी थोड़ा सा दर्द फील होना चाहिए अगर लोन खराब निकले तो। जैसे आप किसी को घर रेंट पे देंगे और डिपॉजिट जीरो रखेंगे तो रेंटर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि एमआरआर एक मैंडेटरी डिपॉजिट की तरह है, समझे। एमआरआर क्या है, एक मैंडेटरी डिपॉजिट की तरह है ताकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, जैसे मान लीजिए एक पूल ए है, ठीक है, आप मान लीजिए टोटल एमआरआर कितना होगा वो निकालने के लिए बोल दिया। कैसे निकालेंगे, देखिए पूल ए है 40 करोड़ का है, और देखिए आपको नियम पता है ना कि यदि 24 महीना से कम हो, ठीक है, तो उसमें 5% रिटेन करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। और यदि 24 महीना से ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे है 60 महीना का है, तो वहाँ पे 10% रिटेन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 18 महीना का मैच्योरिटी है कौन से बकेट में आएगा, 24 महीना से कम वाले में। तो पूल ए का एमआरआर कितना हो जाएगा जी, 5% ऑफ 40 करोड़, है ना, कितना हो जाएगा 2 करोड़, यानी 2 करोड़ जो है बैंक को रिटेन करना है। और यदि पूल पूल बी की बात कर लें, 60 महीना का मैच्योरिटी है, ये मोर देन 24 मंथ वाले पे आएगा, इसमें 10% लेना पड़ता है। तो 10% ऑफ 60 करोड़ यानी 6 करोड़। तो फाइनल एमआरआर कितना हो जाएगा, 2 + 6 यानी 8 करोड़। मतलब इतना तो रिटेन करना ही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा ये बताइएगा, सीएलओ पे बेसिस एक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो फ्रेंड्स सीएलओ यानी कोलेटरलाइज लोन ऑब्लिगेशन, यार एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि सीनियर ट्रेंचेस ट्रिपल ए क्यों होते हैं, एवन व्हेन अंडरलाइंग लोन मिक्स क्वालिटी के हैं। आइए सवाल को देखते हैं। मेट्रो बैंक है, इनका रेगुलेटरी कैपिटल लिमिट हिट हो रहा है, इनके पास लार्ज पोर्टफोलियो है कॉमर्शियल लोन का, और अपने रेगुलेटरी कैपिटल लिमिट को हिट कर रहे हैं, और विच रिस्ट्रिक्ट इट एबिलिटी टू इशू। अब नया लोन नहीं दे सकते क्योंकि रेगुलेटरी कैपिटल लिमिट हिट हो रहा है। तो फिर बैंक ने सोचा कि क्यों ना सीएलओ का हेल्प लिया जाए। तो एसपीबी ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने $500 मिलियन जो है पुल किया अपने कॉमर्शियल लोन का, और उनको एसपीबी को ट्रांसफर कर दिया। फिर एसपीबी ने इनको 3 ट्रेंचेज इन्वेस्टर को डेप्ट दिए, 400 मिलियन का सीनियर ट्रेंच, 75 मिलियन का मेजनाइन ट्रेंच, और 25 मिलियन का सबॉर्डिनेट ट्रेंच। ठीक है, तो लोन बैलेंस शीट से निकल के कैपिटल फ्री हो गया, अब जो है वो नए लोन दे सकते हैं, यही फायदा हुआ इसका। सवाल ये कर रहा है कि सीनियर ट्रेंच ट्रिपल ए को क्यों मिलता है, राइट। वाई सीनियर ट्रेंच ऑफ द मेट्रो बैंक लाइकली टू रिसीव अ हायर क्रेडिट रेटिंग। मतलब दोस्तों सीनियर ट्रेंच जो है ना, सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि सीनियर ट्रेंच जो है ट्रिपल ए को क्यों मिलता है, राइट। सीनियर ट्रेंच ट्रिपल ए क्यों मिलता है। ऑप्शन ए कर रहा है बैंक की रेटिंग के बेसिस पर, बी कर रहा है हाईएस्ट इंटरेस्ट देता है, यहाँ लिखा है ना हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट देता है, रेटिंग के बेसिस पर देता है, जूनियर ट्रेंच पहले लॉस एब्जॉर्ब करते हैं, और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि सीनियर टॉप रेटेड कॉर्पोरेट लोन के बेसिस पर। बताइए सीनियर ट्रेंच ट्रिपल ए क्यों मिलता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा।
मान लीजिए कि अंडरलाइंग लोन मिक्स्ड क्वालिटी हो, मान लीजिए कि जो हमारा अंडरलाइंग लोन है ये मान लीजिए मिक्स क्वालिटी लोन है, तो उनका सीनियर ट्रेंड ऑटोमेटिकली ट्रिपल ए होना चाहिए। तो सही जवाब है नहीं। अंडरलाइंग लोन मिक्स्ड क्वालिटी है तो उनका जो सीनियर ट्रेंड है ऑटोमेटिकली ट्रिपल ए नहीं होता। ट्रिपल ए तभी मिलता है जब स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। ट्रिपल ए मिलने के लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों सीएलओ क्या होता है थोड़ा समझिए। सीएलओ को समझिए ना, एक तरह का बिल्डिंग जैसा है। सीएलओ इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। अर्थक्वेक आएगा तो पहले नीचे का फ्लोर डैमेज होगा ना। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, तो जो नीचे का फ्लोर होगा, जो बॉटम फ्लोर होगा, वो पहले डैमेज होगा, समझे, टॉप फ्लोर बचा रहेगा। वैसे ही लॉस जो होते हैं ना, लॉसेस सबसे पहले इक्विटी ट्रेंच को हिट करता है, जो बॉटम फ्लोर होता है, समझे, इक्विटी ट्रेंच को हिट करेगा। उसके बाद मेजानाइन ट्रेंच को हिट करता है, ये मिडिल फ्लोर है। और सबसे लास्ट में ये लॉस जो है सीनियर ट्रेंच को हिट करता है। इसी को, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आप बुक में पढ़ेंगे ना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन बोलिए, या एक और दूसरा वर्ड बोल सकते हैं क्रेडिट इनहांसमेंट। दोनों एक ही चीज है, सबऑर्डिनेशन या क्रेडिट इनहांसमेंट। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। ये बताइए मुझे कि जब लोन डिफॉल्ट होता है, मान लीजिए कोई लोन है, वो मान लीजिए डिफॉल्ट हो जाएगा, सबसे पहले कौन लॉस लेगा? लॉस बियरर फर्स्ट। हु विल बी द फर्स्ट लॉस बियरर? ऑप्शन ए सीनियर, ऑप्शन बी मेजानाइन, ऑप्शन सी सबऑर्डिनेट। जल्दी बताइए, सबसे पहले लॉस बियरर कौन होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहले सबऑर्डिनेट होगा, उसके बाद मेजानाइन होगा, उसके बाद सीनियर आएगा, यानी इक्विटी वाला, है ना। यही चीज बताया, क्योंकि ग्राउंड पे है ना जी, ग्राउंड वाला पहले लॉस बियर करेगा। डिफॉल्ट को अर्थक्वेक की तरह समझिए ना, डिफॉल्ट को क्या समझिएगा? अर्थक्वेक की तरह। तो लॉस सबसे पहले कौन बियर करेगा? सबऑर्डिनेट बियर करेगा। अच्छा, दूसरा सवाल, सीनियर ट्रेंच को पेमेंट कैसे मिलता है? मेरा सवाल ये है कि जो सीनियर ट्रेंच हैं इन्हें पेमेंट कैसे मिलता है? हाउ डू दे गेट पेमेंट? मैं तीन ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन लास्ट में मिलेगा, दूसरा ऑप्शन मिडिल में मिलेगा, या तीसरा ऑप्शन पहले मिलेगा। दोस्तों सही जवाब है सबसे पहले। ये एक वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है, आप जानते होंगे। तो वाटरफॉल मैकेनिज्म के टॉप पे होते हैं, इसीलिए पेमेंट इनको पहले मिलता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, मैंने सारा लॉजिक आपको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि बिकॉज द रेटिंग ऑफ सीएलओ इज ऑलवेज कैप्ड एट द रेटिंग ऑफ द ऑरिजिनेटिंग बैंक। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट ऑफर द हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट, नहीं। बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय द जूनियर ट्रेंड, यस यस करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे समझिए कि जैसे पिज्जा का आपको बिल पे करना है, सबसे पहले इक्विटी ट्रेंच पैसा डालेगा, फिर मेजानाइन, और सीनियर तो तब पे करेगा जब सब पैसा खत्म हो जाए, यानी सीनियर ऑलमोस्ट सेफ है। तो सीनियर ट्रेंच सेफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये टॉप पे रहते हैं, वाटरफॉल के टॉप पे रहते हैं, और प्रोटेक्शन इंजॉय करते हैं लोअर लेयर से, जो कि लॉस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह का बिल्डिंग है, तो यहाँ पे जो लोअर पे रहेंगे ना, ये इक्विटी वाले सबसे नीचे रहते हैं, मेजानाइन वाले बीच में रहेंगे, और जो सीनियर ट्रेंच है वो सबसे ऊपर रहते हैं। तो ये सबसे लास्ट में लॉस झेलते हैं, पहले लॉस ये बियर करेंगे, उसके बाद ये बियर करेंगे। ठीक है, और पैसा में सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा आज का सेशन, हमने क्रेडिट रिस्क के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए। अब दोस्तों अल्टीमेट जेड स्कोर बचा है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे दिए गए नंबर पर। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।